मूवी की शुरुआत में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है। इन लोगों के शरीर में डिफेक्ट होने की वजह से इन्हें डिफॉर्म लोगों में रखा गया है। अब यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को यहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। इसी दौरान यहाँ के एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से लगी हेयर पिन को निकाल लेता है। डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को छुड़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को हेलिकर ब्रदर्स के बारे में बताते हैं और वो ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई थे। डॉक्टर रायन बताते हैं कि मिसेस हेलिकर को ये तीनों भाई एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें हेलिकर ब्रदर कहा जाता है। और जब ये तीनों भाई मिले थे तो तब तक ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। डॉक्टर रायन इनको यहाँ का सबसे डेंजर पेशेंट बताता है। हालांकि ये अभी बच्चे थे, इनके खतरनाक होने का सिर्फ यही प्रूफ था कि इनमें से एक तो अपनी 2 फिंगर्स ही चबा गया था और वो था 3 फिंगर, और एक ने अपनी आँख निकाल कर खा ली और वो था 1 आई, और एक अपने दांतों को दीवारों से रगड़ता रहता था और वो था सॉ टूथ, और उसने बहुत सारे लोगों को काटकर जख्मी भी कर दिया था। तभी डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतना दर्द कैसे सहन कर लेते हैं। इस पर डॉक्टर रायन बताते हैं कि इन्हें कोई दर्द फील होता ही नहीं है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जिसने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उसी पिन से दरवाजा खोल रहा था, लेकिन वो इतना समझदार नहीं था। वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं। इसके बाद वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है। 3 फिंगर सबसे ज्यादा समझदार होने की वजह से वो दरवाजे को खोल लेता है और फिर तीनों भाई बाहर आ जाते हैं। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद पूरी तरह ये जगह इन लोगों से भर जाती है। ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और हाई वोल्टेज का शॉक देते रहते हैं। ये जब तक डॉक्टर एन को शॉक देते हैं जब तक डॉक्टर एन का दिमाग फट ना गया हो। इसके बाद ये डॉक्टर रायन को पकड़कर उनके हाथ पांव अलग कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद मूवी 29 साल बाद शिफ्ट होती है और हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। इस वक्त ये लोग बर्फ के मजे ले रहे होते हैं और लोगों को अपने फ्रेंड के पास जाना था, मगर ये लोग रास्ता भूल जाते हैं और एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। यहाँ पे उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है और ये बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। ये लोग बिल्डिंग में घुसते हैं और ये बिल्डिंग वही हॉस्पिटल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल है, मगर इन लोगों को चुलबुली करने का शौक था। ये लोग इस जगह की तलाशी करने की सोचते हैं। फिर ये लोग इस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं। फिर इन्हें इंचार्ज के ऑफिस में एक वाइन और यहाँ के पेशेंट की फाइल भी मिल जाती है। फाइल देखकर इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी आदमी को मारकर बिल्डिंग में ला रहे हैं। इधर ये 3 लोग नाइट स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल में घूमते हैं। इनमें से एक लड़का, इसका नाम विंसेंट था, वो चेक करने के लिए कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही विंसेंट चिल्लाता है जिसे सुनकर जेना और केनिया डर जाती हैं। किसी तरह हिम्मत करके ये दोनों विंसेंट को ढूंढने जाती हैं, मगर विंसेंट ने इनके साथ एक डरावना मजाक किया था जिससे विंसेंट इन्हें डरा देता है, जिससे जेना और केनिया नाराज होकर यहाँ से चली जाती हैं। तभी पीछे से 1 आई इनका पीछा करना शुरू कर देता है और विंसेंट इनकी नाराजगी दूर करने के लिए अकेला ही जनरेटर चालू करने के लिए चला जाता है और उसे चालू कर भी देता है, जिससे लाइट आ जाती है। अब ये लोग पार्टी करने लगते हैं और पूरे हॉस्पिटल में शोर शराबा भी, मगर इन्हें कहाँ पता था कि कोई इन पर नजर रख रहा था। पार्टी करते समय ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक वीडियो रील मिलती है। डैनियल रील को प्रोजेक्टर में डालकर स्टार्ट कर देता है। वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि इन हेलिकर ब्रदर्स पे सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए थे। वीडियो देखकर डैनियल की गर्लफ्रेंड लोरेन कहती है कि मेरे भाई मुझे इनके बारे में बहुत डरावनी कहानी सुनाया करता था। वो कहता था कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं और लोगों को मारकर खाते हैं, मगर कोई लोरेन की बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर सारे लोग सोने चले जाते हैं। जब ये सो रहे होते हैं तो विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी और वो टहलने के लिए निकल जाता है। तभी विंसेंट को सामने कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जब विंसेंट उसे जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उनका फ्रेंड पोर्टर था। इसे ढूंढते हुए ये सभी यहाँ आ गए थे, मगर अब ये मर चुका था। इससे पहले कि विंसेंट कुछ सोच पाता, सॉ टूथ उसके सिर में एक आयरन रोड घुसाकर उसे मार देता है। अब जब सुबह होती है तो सब देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी रुका नहीं है।
सुबह होते ही जेना विंसेंट के बारे में सबसे पूछने लगती है, मगर इन्हें क्या पता था कि विंसेंट अब मर चुका है। जेना सोचती है कि विंसेंट फिर से इनके साथ मजाक कर रहा होगा। ये लोग विंसेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनमें से 4 लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक अलग तरह का केज मिलता है, जहाँ इन्हें खतरनाक टूल्स मिलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो सारे लॉकअप मिल जाते हैं जहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि यहाँ ग्लास पे खून लगा हुआ था, जिससे वो ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं। जेना किचन में आ जाती है और वो देखती है कि सॉटूथ पोर्टर को काट रहा है। थ्री फिंगर यहाँ आकर सॉटूथ को लेकर चला जाता है और जेना भी यहाँ से भागकर आ जाती है और सभी लोगों को ये बात बताने की कोशिश करती है। तभी पोर्टर की जैकेट में इनके आगे कुछ आता है। जब केनिया उसे चेक करने के लिए आगे जाती है और वो जैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें पोर्टर का कटा हुआ सर था। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, तीनों भाई ऊपर से एक तार नीचे लटकाते हैं और क्लेयर को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लेते हैं। काइल क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है। काइल खून से पूरा भीग जाता है। कोशिश करने पर भी वो क्लेयर को नहीं बचा पाता और क्लेयर का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी स्नो मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि तीनों भाइयों ने इनकी मोटर प्लग निकाल लिए थे। अब ये लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते कि अब ये क्या करें। लोरेन इसकी चैंपियन होती है। वो कहती है कि मैं इसकी करके हेल्प लेकर आऊंगी। इसके बाद लोरेन हेल्प के लिए निकल जाती है। इधर इनमें से किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं थे और वो तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे। इसीलिए ये लोग इंचार्ज ऑफिस में बंद रहने का फैसला करते हैं। ये लोग भागकर ऑफिस में जाती हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। औजार बेसमेंट में होने के कारण काइल, डैनियल और सैरा बेसमेंट में औजार लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पे थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और ये जल्दी से केज में छुप जाती हैं। जब थ्री फिंगर यहाँ से चला जाता है तो ये लोग भी औजार लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में ड्रिल मशीन से होल्ड कर देता है और केनिया को पकड़ लेता है, मगर ब्रिजेट केनिया को बचा लेती है। ब्रिजेट केनिया को बचाने के लिए वन आई के हाथ पर अटैक करती है, जिससे वन आई केनिया को छोड़ देता है। इधर ये लोग बेसमेंट में से भाग रहे थे। सबसे पीछे डैनियल भाग रहा था, जिसे सॉटूथ पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सैरा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं आया है। इधर तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट रहे थे और उसकी चीखें सब सुन रहे थे। बहुत देर बहस के बाद ये लोग डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। काइल देखता है कि ये लोग डैनियल के पार्ट्स काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे हैं, जिससे डैनियल मर जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये तीनों भाइयों को अपने प्लान में फंसाएंगे। अब ये लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, मगर केनिया उसे ऐसा करने से मना करती है और केनिया के इस फैसले को सुनकर हम समझ पाते हैं कि इन सब की नैया डूबने वाली है। केनिया काइल को इन्हें इसीलिए नहीं मारने देती क्योंकि उसे लगता है कि हमें इन्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, पर केनिया को इतनी ज्यादा हमदर्दी दिखानी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये तो उसे आगे ही पता चलने वाला था। इसके बाद काइल यहाँ पहरा देने के लिए रुक जाता है और बाकी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ये तीनों भाई फिर से उसी लॉकअप में थे जहाँ वो 29 साल पहले लॉक थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस पिन से इन्होंने 29 साल पहले लॉक खोला था वो पिन अभी भी यही थी। काइल सो जाता है, तभी थ्री फिंगर लॉक खोलकर बाहर आता है। बाहर आकर सॉटूथ काइल को पकड़ लेता है। इधर जब केनिया काइल को देखने आती है तो जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च जलाकर केनिया देखती है कि ना ही काइल वहाँ पर है और ना ही तीनों भाई। केनिया वापस आकर इन्हें सब बताती है, तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था। ये लोग इसे थ्री फिंगर समझते हैं और उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और जब ये उसे देखते हैं तो पाते हैं कि ये थ्री फिंगर नहीं बल्कि काइल था, जिसकी जुबान काट दी गई थी। अब ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तीनों भाई इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। ये भागकर उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ इनका सामान और जैकेट था। ये सभी जैकेट्स पहनकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है, मगर ये एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी विंडोज सील्ड थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई विंडो मिलती है जिसके पीछे बर्फ जमी थी। सैरा उस बर्फ को हटाती है, तभी तीनों भाई यहाँ आ जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। इतनी देर में सैरा बर्फ खोदकर रास्ता बना लेती है। सैरा केनिया और ब्रिजेट को बाहर निकाल लेती है, मगर जेना बाहर नहीं निकल पाती और वो वहीं रह जाती है। तभी सॉटूथ जेना को ड्रिल मशीन से मार देता है और ये तीनों यहाँ से भाग जाती हैं। मगर ये तीनों भाई भी स्नो
मोबाइल से उनका पीछा करने लगते हैं। सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, मगर ब्रिजेट उस पर चाकू से हमला करके उससे खुद को छुड़ा लेती है और हमें इधर लोरेन दिखाई जाती है जो ठंड की वजह से मर गई होती है। अफसोस की बात ये थी कि मेन रोड लोरेन के सामने ही थी, मगर तूफान की वजह से वो उसे नहीं देख पाई और वहीं बैठी रही, जिससे वो मर गई। अभी यहाँ सैरा और केनिया ही बचते हैं। केनिया भागती हुई आती है और वन आई उसके पीछे था। वन आई केनिया को पकड़ने ही वाला था, तभी सैरा वन आई के पैर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। ये सब इन्होंने प्लान के अनुसार किया था। अब सैरा और केनिया स्नो बाइक लेकर यहाँ से भाग रही थी और ये बहुत खुश थी। ये इतनी खुश थी कि इन्हें अपने सामने लगा तार भी नहीं दिखता और इनका सर धड़ से अलग हो जाता है। थ्री फिंगर आकर इनके सर को गाड़ी में रख कर ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पड़ी रहती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।